हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हर बार की तरह इस सीजन के लिए भी सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के तहत सरकार ने पिछले सीजन से अगर हम तुलना करें तो लगभग 5 से 10% की वृद्धि भी की है। इस वृद्धि के बावजूद कई सारे किसान संगठनों का यहाँ पर ये कहना है कि जो वृद्धि है अपने आप में पर्याप्त नहीं है और वो इससे असंतुष्ट है, या फिर उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। अभी कौन से वादे थे, सरकार ने क्या कहा था एमएसपी के बारे में, वैसे आप लोग इसके पहले कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर से एग्रीकल्चर वाला सेक्शन मेंस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जुड़ जाएगा। अगर हम नीतिगत स्तर पर देखेंगे तो जीएस पेपर 2, और वैसे अगर आर्थिक विकास के संदर्भ में देखेंगे तो जीएस पेपर 3 से हमें जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी कुछ नया सीख लेंगे। टॉपिक है खरीफ सीजन 2023-24 के लिए एमएसपी की घोषणा का विरोध क्यों। तो एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि अगर घोषणा अच्छी है, सरकार का कहना है कि वृद्धि की गई है, तो किसान संगठन इसका विरोध करते हुए क्यों दिख रहे हैं। न्यूज है, विल अ हाइक इन एमएसपी हेल्प फार्मर्स, कि क्या एमएसपी में जो वृद्धि की गई है उससे किसानों को कुछ मदद मिलने वाली है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि एमएसपी को लेकर के कई सारे विवाद, कई सारी जो परेशानियां हैं या लोगों की डिमांड है वो पूरी होती अक्सर नहीं दिखती रही है, और एमएसपी पहले से ही बहुत ज्यादा चर्चित विषय है, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में। तो चर्चा में क्यों है, इस पर और बात करते हुए समझेंगे कि एमएसपी बेसिकली काम कैसे करता है, क्यों इसको दिया जाता है और इसकी गणना कैसे की जाती है। इसके बाद सरकार ने क्या ऐलान किया है एमएसपी को लेकर के, किसानों की किस तरह की चिंताएं हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं। उसके बाद देख लेंगे कि खाद्यान्न भंडार में भारत के पास कितना उत्पादन मौजूद है, क्योंकि उत्पादन का डायरेक्ट लिंक है एमएसपी से, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, 2020 का ये सवाल रहने वाला है, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लेंगे कि यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछता आया है। हालांकि इस बार के पेपर में जो पैटर्न है बहुत ज्यादा बदल गया था, या यूं कहें कि सवाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उस प्रकृति के, जहां पर आपको तीनों ही विकल्पों को या फिर जितने भी वहां पर स्टेटमेंट दिए हैं उनका आना आवश्यक है। ऐसे में आपको डीप स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आज के समय इतना काम या इतना उपयोगी नहीं दिख रहा है। जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां और जीएस पेपर 3 आर्थिक विकास वाले सेक्शन से जोड़ लेंगे। चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही इस साल के लिए खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस बार के लिए जो घोषणा है खरीफ फसलों के लिए है। खरीफ फसलें कौन सी होती हैं? जो फसलें जून से जुलाई महीने में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में उनको काट लिया जाता है, परिपक्व हो जाती है। तो ये फसलें हैं खरीफ की। कौन कौन सी आ सकती है? जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन, कुछ दालें, ये सब इसमें आती हैं। तो पिछले सीजन की कीमतों से लगभग 5 से 10% की वृद्धि इस बार बताई गई है। उत्पादकों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना इसका एक प्रमुख मकसद है, कि जो भी उत्पादक है, उत्पादक कौन है यहाँ पर? किसान हुए। किसानों ने जो फसल उपजाई है उनको उसका लाभ मिल सके, और फसल के डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा सके, यानी फसल के विविधीकरण को प्रोत्साहन मिल सके। क्यों प्रोत्साहन मिल सके, इसको यहीं पर समझ लें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई किसान है, उसको गेहूं या चावल की फसल उपजाता है, उसको इसी फसल को उपजाने में लाभ मिलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस या सबसे ज्यादा लाभ इस फसल पर आता है। तो आप मान करके चलिए कि सभी किसान फिर गेहूं और चावल की ही फसलें उपजाने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये उदाहरण है, मान लीजिए यहां पर उदाहरण दाल का भी हो सकता है कि सबसे ज्यादा लाभ दाल की फसल उपजाने में है। तो इससे क्या होगा कि एक ही प्रकार की फसल सभी मौसमों में या हर एक सीजन में जो सभी किसान है वो उपजा रहे होंगे, तो ये पर्यावरण के लिहाज से, मिट्टी के लिहाज से उपयोगी नहीं होगा। ऐसे में जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जरूरी है वो ये है कि हम फसल का विविधीकरण करते रहें, डाइवर्सिफाई उसे करते रहें, अलग अलग समय पर
अलग अलग प्रकार की फसलें उपजाते रहें, जिससे मिट्टी के अंतर्गत जो न्यूट्रिशन की क्षमता है या उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहे। तो किसान जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इससे नाखुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि एमएसपी में जो वृद्धि है बहुत मामूली रूप से ही की गई है, इससे कहीं ज्यादा की वो डिमांड कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे। ठीक है, आते हैं एमएसपी कैसे काम करता है, ये एक बड़ा सवाल है, हालांकि कई लोगों को पता है। तो सरकार की कृषि को लेकर के जो मूल्य नीति है, जो उसका एक हिस्सा है, कृषि को लेकर के मूल्य नीति क्यों बनाई गई है, ताकि जो फसलें हैं, फसलों का उत्पादन हो रहा है, उससे दो लोग इसके हितधारक हो सकते हैं, पहले उत्पादक, दूसरे उपभोक्ता। तो मानकर चलिए अगर उत्पादन, किसी वर्ष उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उत्पादन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गई, और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, कीमतें कम हो जाती हैं। तो अगर कीमतें बहुत तेजी से गिरने लग जाएंगी तो जो उत्पादक हैं, उत्पादकों को इससे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हो सकता है कि इसके चलते जो छोटे उत्पादक हैं वो ऋण जाल में फंसते चले जाएं। अब इसी के दूसरे पक्ष पर आते हैं कि यहां पर जो उपभोक्ता हैं, एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो उत्पादन है वो बहुत कम हो गया। उत्पादन गिरने का क्या अर्थ होता है कि सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने का क्या मतलब हुआ कि कीमतें बढ़ सकती हैं। ये तब की बात है जब मांग स्थिर रहे, डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा ही है। तो कीमतें बढ़ जाएंगी तो उपभोक्ताओं पर इससे फर्क पड़ेगा, और खास तौर से गरीब वर्ग पर जो कीमतों का दबाव है वो कहीं ज्यादा आ जाएगा। तो सरकार क्या करेगी कि गेहूं या जो भी अनाज वो एकत्रित कर रहे हैं अपने खाद्य भंडार में सुरक्षित कर लेंगे, और उनको बहुत ही कम कीमत पर या फिर जो पीडीएस सिस्टम वो चलाते हैं उसके तहत उसकी सप्लाई कर देंगे। तो जो गरीब लोग हैं उनको इससे राहत मिल जाएगी। ऐसी परिभाषा अगर समझे एमएसपी की, तो वह मूल्य जिस पर सरकार सीजन के दौरान किसानों की उपज खरीदने की पेशकश करती है। यानी सरकार कह देती है किसी भी सीजन के पहले ही कि मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, तो गेहूं का उत्पादन होने पर वो उसे 2500 रुपए के हिसाब से खरीद लेगी। मान लीजिए सरकार ने घोषणा कर दी, तो इस घोषणा के भी कई आधार है, भी हम आगे देखेंगे कि घोषणा किस आधार पर की जाती है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि किसी भी आधार पर मतलब कितना भी मूल्य बना करके बता दिया कि एक बार 2500, एक बार 5000, ऐसा नहीं है। उसकी भी तरीके हैं कि किस तरह से फसलों के तहत जो कीमत है उसको निर्धारित किया जाए, और लगभग 1.5 गुने के आसपास, यानी कि जो उत्पादन लागत आती है किसान के ऊपर, उसकी लगभग 1.5 गुने के आसपास ये तय की जाती है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP इन मूल्यों को तय किए जाने की सिफारिश करता है, और इसके तहत 22 फसलें ऐसी हैं जिसपे एमएसपी तय किया जाता है, 22 अनिवार्य फसलें, और एक फसल ऐसी है जिस पर एफआरपी तय किया जाता है। तो ये फसल है गन्ना। एफआरपी का मतलब क्या हुआ, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, यानी उचित और लाभकारी मूल्य। और 22 फसलों पर फिर एमएसपी दिया जाएगा जिनके अलग अलग नाम होंगे। तो कीमतों में अत्यधिक गिरावट के समय किसानों को समर्थन मिलना, जैसा भी हमने डिस्कस किया, और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद यानी उसका प्रोक्योरमेंट इसके तहत किया जाएगा। अब इसकी गणना कैसे होती है, ये भी एक सवाल है। तो 3 प्रकार की उत्पादन लागतों का यहां पर अनुमान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो इसकी सिफारिश करता है, यानी कि CACP। इसमें 3 शब्द आएंगे, A2 प्लस FL और C2। आपको हो सकता है प्रश्न पत्र में ये किसी स्टेटमेंट में लिखा मिल जाए कि A2 के तहत किन चीजों को शामिल करते हैं, या C2 के तहत किसे शामिल किया जाता है। तो A2 में आता है किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय। यानी कि अगर एमएसपी की गणना A2 के आधार पर की जा रही है तो आपको दिखाई देगा कि इन चीजों को उसमें वो शामिल करेंगे या फिर इसके आधार पर गणनाएं करेंगे। अगला है A2 प्लस FL, यानी कि A2 तो है ही, फिर उसमें FL जोड़ दिया, यानी कि A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य किसी श्रमिक का या किसान का जोड़ दिया जाता है। तो A2 से बड़ा हो गया FL, और फिर इससे बड़ा है C2, यानी कि अधिक व्यापक है। अगर ये भी पूछा जाए इनमें सर्वाधिक व्यापक कौन सा है, किसमें सबसे ज्यादा चीजें शामिल होती हैं, यानी किसान की लागतों में सबसे ज्यादा लागत किसमें शामिल होती है, तो इसमें अधिक व्यापक लागतें शामिल होंगी, यानी A2 प्लस FL तो आ ही जाएगा। इसके अलावा किसान के स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के किराए तथा ब्याज को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा।
तो अभी के समय CACP A2+FL लागत की गणना प्रतिफल के लिए करती है और C2 की जो गणना है वो मुख्य रूप से इसका उपयोग बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है। और अगर इसके संबंध में ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा संस्थान है या ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा निकाय है जो इसको लेकर के मंजूरी देता है, तो केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसके संदर्भ में जो अंतिम निर्णय है वो देती है, उसके बाद ही MSP तय हो जाता है। तो इस बार सरकार ने क्या ऐलान किया है ये समझ ले। सरकार ने 7 जून को 2023-24 के लिए विपणन सीजन के लिए, यानी जो खरीफ का सीजन चल रहा है, MSP की घोषणा की है और 17 खरीफ फसलें इसमें शामिल हैं, जैसे कि धान, दलहन जैसे मूंग, अरहर और उड़द, तिलहन जैसे मूंगफली, सोयाबीन और कपास इत्यादि। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इसको मंजूरी भी मिल गई है। एक घोषणा है जो केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई थी। MSP को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से 1.5 गुना के स्तर पर तय किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा था। तो 1.5 गुना के आधार पर लगभग इसको तय किया जाता है। इसका मकसद है किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक उपलब्ध करा दिया जाए। तो इस बार अगर आप एक चार्ट से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पिछले साल से, यानी कि पिछले सीजन से इसमें कितना डिफरेंस आया है 2023-24 के लिए जो MSP डिसाइड की गई है। तो पैडी के लिए देखेंगे तो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें चढ़ाव है, यानी कीमतें इस बार बढ़ाई गई हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें घटाई गई हैं। ज्वार को देखेंगे तो ज्वार और मतलब पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, इनकी कीमतें पिछले बार के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। अगर आप इस वाले बार से तुलना कर लें तो लगभग आपको यहां मेज तक जो कीमतें हैं वो इस बार कम होती हुई दिखेंगी। उसके बाद अगर आप मूंग पर आते हैं तो मूंग की कीमत इस बार सबसे ज्यादा रखी गई है, जो इस बार का MSP है सबसे ज्यादा मूंग पर है। तो इस तरह बाकी चीजों का भी यहाँ चार्ट दिया हुआ है। अब आते हैं किसानों की चिंता पर कि किसानों को क्या दिक्कत है अभी भी, अगर इतना बेहतर सरकार की नजर से MSP तय किया गया है और बढ़ाया गया है। तो किसान संगठनों ने यहाँ पर असंतोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जो MSP दिया जा रहा है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है, खासतौर से ऐसे किसान जो छोटी जोत को रखते हैं या फिर सीमांत किसान है, उनके पास इतनी बड़ी भूमि नहीं है। इसके अलावा जो इनपुट लागत है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसका बोझ छोटे और सीमांत किसान या मध्यम स्तर के किसानों को उठा पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जो किराए से भी भूमि लेकर करते हैं वो कर्ज में डूब जाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि MSP भी इतना ज्यादा नहीं है कि वो उस लाभ को प्राप्त कर सके। जो MSP की गणना है उनका ये मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो C2+50% की सिफारिश थी, यानी कि C2+ उत्पादन की, C2 या फिर उत्पादन की व्यापक लागत जो भी अधिक हो उसकी आधार पर किया जाए, तो वो कहते हैं कि इसके तहत MSP को तय किया जाए। अब हमने पीछे देखा कि A2+FL के आधार पर तय होता हुआ दिखता है। तो ये मांग है कि C2 के आधार पर C2+50%, यानी कि C2 या फिर उत्पादन की व्यापक लागत। तो केवल 3 से 4 फसलें ऐसी हैं आज के समय जिस पर MSP मिलता हुआ दिखता है। ऐसा जो किसान समूह है वो बताते हैं कि गेहूं, धान, कपास और कुछ तरह की दालें ही हैं जिन पर MSP मिल पाता है और MSP के तहत उनकी खरीद हो पाती है। यानी बेसिकली अगर समझे कि समस्या कहाँ है, तो एक समस्या है कि जो MSP की बात तय की गई है, MSP जिस तरह के फायदों को लेकर के आता है, वो फायदे सभी तरह के किसानों को और पूरे देश में समान रूप से नहीं मिल पाते, क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कई तरह के किसानों को अपनी उपज बेचने में समस्या आती है, क्योंकि खरीद केंद्रों की ही कमी है। कई बार खरीद केंद्रों की स्थापना इतनी समय पर नहीं की जाती, जो एजेंट लगे रहते हैं कमीशन से जुड़े हुए, वो शोषण करते हैं। इसके अलावा कई सारे किसान ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती ठीक तरह से, वो शिक्षित नहीं है। ज्यादातर समय MSP से नीचे ही उपज को खरीद लिया जाता है, MSP के बारे में जागरूकता की कमी है। तो इनका मानना यह भी है कि MSP को कानूनी दर्जा दे दिया जाए, और कानूनी दर्जा मिल जाएगा तो इससे उन लोगों पर दंड लगाया जा सकता है जो इस तरह के कार्य से जुड़ी हुई अलग तरह की बेईमानी करते हैं या इस कार्यों में किसी तरह की अनियमितताएं बनाते हैं। तो केंद्र और राज्यों द्वारा एक सुनिश्चित बाजार तंत्र की कमी दिखाई देती है, जिसको दुरुस्त करने की बात किसान संगठन कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं खाद्यान्न भंडार पर हमारे पास कितना इस वक्त मौजूद है। तो 2022-23 का तीसरा अग्रिम अनुमान आ गया है, जिसके तहत देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 330.5 मिलियन टन के
रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। 2021-22 की तुलना करेंगे तो 14.9 मिलियन टन ये अधिक है। यानी इस बार का जो 22-23 का अनुमान है उत्पादन का, वो बताता है कि उत्पादन ज्यादा है और पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई देती है। 1 मई 2023 तक देखें तो एफसीआई के पास और राज्य की एजेंसियों के पास चावल और गेहूं का कुल स्टॉक 555.34 लाख टन मौजूद था। ठीक है, तो निष्कर्ष पर आते हैं। हमने एमएसपी को समझा, एमएसपी को दिए जाने के कारणों को देखा, किसानों की समस्याओं को समझा। समाधान क्या होगा यहाँ पर? पहला, एमएसपी को समझ ले तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। इस दिशा में लाई गई सरकार की एक नीति है। तो सरकार की मूल्य समर्थन नीति ऐसी है जो उपभोक्ताओं के हित और किसानों के उचित लाभ प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। हालांकि इसमें जो लूप होल्स हैं उनको ठीक किया जाना आवश्यक है। यानी कि सभी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी पर जो खरीद है उसको सुनिश्चित किया जाए, उससे जुड़े हुए रिटर्न्स दिए जाएं और इस पूरे सिस्टम को कहीं ज्यादा प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता होगी। अगर सरकार विचार कर सकती है कि अगर कानून बना करके इसका कोई समाधान निकल सकता है तो उस दिशा में भी प्रयास किया जा सकता है। बाकी जागरूकता बढ़ाया जाना, खरीद केंद्रों की समय पर स्थापना करना और जिन भी फसलों पर उचित हो उन पर एमएसपी तय करके सही तरीके से उसको उत्पादकों तक पहुंचाया जाना भी जरूरी होगा। आज का प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 का सवाल है, सभी अनाजों, दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र में एमएसपी पर खरीद असीमित है। दूसरा, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इससे आप इन स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि किस तरह से स्टेटमेंट एमएसपी को लेकर के फ्रेम किए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं और एमएसपी से जुड़ा हुआ अगर आप कोई और तथ्य बताना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।